यस सर, यस सर। हाँ, ओके, ये चीज है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी एवरेज वैल्यू बताओ, इस करंट की। जीरो है सर। नहीं नहीं, जीरो तो है, कैलकुलेट कैसे करोगे? हाँ हेलो। बताओ, कैलकुलेशन कैसे होगी? हेलो। हाँ बोलो जब बोलो। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि वो सेम एंगल पे है। क्या पढ़ा रहे हो? मतलब हाँ वैल्यू उन्हें सेम लग है। रहा है बहुत जोर से रोएंगे, हम तो ऐसे नहीं निकालते एवरेज करंट फाइनल माइनस इनिशियल करके। जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, ये करंट है बेटा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये करंट है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं इसकी एवरेज वैल्यू बताओ। जो अभी सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया बच्चा, जिसने 2-3 मिनट लेट ज्वाइन किया है, उसको मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ, यहीं से हम सवाल पढ़ाई शुरू कर रहे हैं आज की। ठीक है, कुछ आपका मिस नहीं हुआ है। मेरा एक सिंपल सा प्यारा सा नॉर्मल सा सवाल है कि दिस इज अ करंट, इसकी एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? सर वो 2 पाई बाय ओमेगा या 2 पाई बाय ओमेगा नहीं, है। एसी नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, कुछ 10 मिनट रुक जाओ, फिर आपको बता दूंगा मैं क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ बताओ। नहीं सर, वो T/2 का T हाफ लिखा आपने पाई बाय 2 ओमेगा, और T फुल का लिखा है ना सर, तो पाई बाय ओमेगा कैसे सर? बेटा ये एंगल देखो, ओमेगा टी है ना बेटा। हाँ। अगर यहाँ सिर्फ टी लिखा होता तो यहाँ क्या आता, पाई बाय 2 आता। हम्म। अरे पाई बाय 2 ओमेगा को यहाँ डालोगे तो ये पाई बाय 2 बन जाएगा ना, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। समझ गए? ओके सर। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब ध्यान से सुनना मेरे को सारे बच्चे। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर इंटीग्रेशन ऑफ, सर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है पहले किस में? सबसे पहले हम निकाल रहे हैं हाफ साइकिल में। ठीक, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। नो, सोनाक्षी क्या बोल रहे हो, नो क्या बोल रहे हो? तो हाँ, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, जीरो से पाई बाय 2 ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाय 2 ओमेगा डी टी। ऐसे निकालते हैं, बताओ कितने बच्चों को ये मालूम? हम्म। जो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कितने बच्चों को ये बात मालूम है? बोलो। हाँ सर। हाँ, यस सर। पक्का सबको मालूम यस है ये सर। बात? हाँ। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आई नॉट बाहर निकाल दो। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताना जरा, हम बता चुके हैं साइन ओमेगा इंटीग्रेशन, मैथ बेसिक मैथ में पढ़ाया था हमने। क्या होगा? हाँ, साइन ओमेगा टी का क्या होगा बताओ? गीतिका बताओ, संपदा बताओ। ओमेगा कॉस। हाँ, कॉस। क्या हो गया, बोलो बोलो। सर मैंने बोला कॉस ओमेगा टी। नहीं, हमने ओमेगा पढ़ाया था ना बेटा। कोस। देखो, ओमेगा माइनस साइन कोस। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। यस। और अगर आपको कोई बोल दे साइन 2 थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। थीटा के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में आ जाता है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? मान लो आपको बोल दिया जाए डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन थीटा, तो ये क्या होता है? कॉस थीटा। और आपको डी अपॉन डी थीटा, सॉरी, ठीक है, डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा कोई निकालने बोले तो कॉस थीटा, और डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और ये थीटा के साथ जो 2 मल्टीप्लाई वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कितने बच्चों को ये चीज याद आ गई? हाँ, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है, और डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। हम्म। तो अगर आपसे कोई यस पूछे सर।
साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन बताओ। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट है, टी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन की नहीं हो जाएगा, बताओ। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? यस, नो? Yes, sir. किसको समझ में नहीं आई बताओ? आ गई। आ गई। तो यहाँ पे आई नॉट तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी होल अपॉन ओमेगा। हो गया कि नहीं बताओ? Yes, ठीक। sir. और ये इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? अरे dt का इंटीग्रेशन होता है टी, डी स्क्वायर बाई टी डी स्क्वायर। बाई टू। नहीं नहीं, डी स्क्वायर बाय टू कैसे हो गया बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वन। कुछ नहीं लिखा हो तो हम उसको वन ले लेते हैं, और या वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा कि नहीं, बस बताओ यस सर। कैसे। वन को आप कैसे लिख सकते हो सर, टी की पावर जीरो। और टी की पावर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर वन अपॉन वन। टी की पावर एन का इंटीग्रेशन बेटा होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, टी की पावर एन प्लस वन होल अपॉन एन प्लस वन। अगर आप एन की वैल्यू इसमें जीरो डालोगे तो क्या आ जाएगा, टी की पावर वन अपॉन वन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। हाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी। टी। इंटीग्रेशन ऑफ टू डी टी कोई पूछ ले तो क्या होगा, टू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी। इंटीग्रेशन डी टी टी बनता है, तो इसका इंटीग्रेशन टू टी हो जाएगा, ओके सर। बताओ। तो यहाँ पर ये डी डी टी अगर लिखा हुआ है तो यहाँ मैंने वन इमेजिन कर लिया, तो ये टी इंटीग्रेशन हो गया इसका, यस। हाँ। यस अब हम सर। इसमें क्या करेंगे बेटा, ये लिमिट्स पुट कर देंगे, ये लिमिट्स हम पुट कर देंगे। तो लिमिट पुट करो, पाई बाय टू ओमेगा इसमें पुट करो, और जीरो जीरो इसमें पुट करो। तो सर आई नॉट तो बाहर आ गया था, हाँ। अब ये माइनस भी बाहर निकाल लो, ठीक है। अब हम पाई बाय टू ओमेगा पुट करेंगे और जीरो पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा इंटू पाई बाय टू ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस कॉस जीरो अपॉन ओमेगा। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? और यस सर। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा, पाई बाय टू ओमेगा माइनस जीरो। हाँ, यस सर। बोलते जाना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई नॉट, ये ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, साइन कॉस पाई बाय टू बन गया, कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो होती है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, तो ये कितना बन गया, माइनस वन अपॉन ओमेगा। बताओ कितने बच्चों को समझ आया ये बात? सर ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, सर ये ओमेगा से ये ओमेगा भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया सर टू आई नॉट अपॉन पाई। बताओ। तो सर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी किसमें, हाफ साइकिल में होती है टू आई नॉट अपॉन पाई। कितने बच्चों को ये समझ आया, बताओ। हाँ, यस सर। आया। किसको समझ में नहीं आया? आ गई। पक्का? यस सर। श्योर? हाँ। यस सर। तो अब सारे मेरे प्यारे प्यारे सारे बच्चे अब क्या करेंगे कि यार स्लाइड आगे पीछे हो गई, एक सेकंड। हाँ, हाँ, सारे बच्चे आप क्या करेंगे, अब आप निकालो सेकंड, एवरेज वैल्यू निकालना है आपको करंट की फुल साइकिल में, ठीक है। और करंट क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। करो सब बच्चे, खुद से सॉल्व करो इसको। पूरा सॉल्व करो प्रॉपरली।
ये इसका ग्राफ है ऐसा। हीरा जीरो बोल आई रहा है गेस। जीरो, वेरी गुड, सही बोला आपने, जीरो आ रहा होगा आंसर। बिना सॉल्व किए तो नहीं बोले हीरा। हीरा, हीरा हीरा बेटा, बिना सॉल्व किए तो नहीं बोले आप आंसर। बिना सॉल्व करे जो जीरो बोलेगा उसको पाप लगेगा बेटा, बता दे रहा हूं। नहीं किया सॉल्व। हाँ, सॉल्व करके आंसर जीरो ऐसे निकालना है जैसे मैंने निकाला, और वो फिर निकाल के बताना है क्या है। जी सर। हाँ याद है, वो तो मुझे पता है बेटा, याद है वो मुझे पता है, पर किसी वजह से निकलवा रहा हूं मैं। सॉल्व करने से स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। नहीं नहीं, इंक्रीज के लिए नहीं, दूसरा रीजन है, अभी पता चल जाएगा, 10 मिनट रुक जाओ। ओके। सर एवरेज वैल्यू निकालना है। सर इंटीग्रेशन, हम अब आपने बोला फुल साइकिल में, फुल साइकिल कहाँ, जीरो से शुरू होके पाई बाई ओमेगा पे खत्म हुई, तो फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई ओमेगा तक करना पड़ेगा, किसका, आई नॉट साइन ओमेगा टी का। बताओ, सब बच्चों ने ये लिखा, कोई ऐसा बच्चा जिसने ये ना लिखा हो। सर अब इंटीग्रेशन तो आपने अभी बता दिया, आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा। जीरो से पाई बाई ओमेगा। यस सर, अभी आपने बताया इंटीग्रेशन ऑफ dt को हम कैसे सोचेंगे, 1 dt, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। सर माइनस बाहर निकाल देते तो माइनस आई नॉट, अब यहां पाई बाई ओमेगा डालेंगे इसमें, तो कितना बन जाएगा, सर कॉस ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा होल अपॉन ओमेगा माइनस कॉस जीरो अपॉन ओमेगा। बताओ। यस, अब ये कैंसिल हो गया, ये माइनस आई नॉट, कॉस पाई के वैल्यू क्या होता है बेटा, बताओ। मैंने कोई गलती की क्या, बताना देख के, बोलो भाई, कोई मैंने मिस्टेक की है क्या कैलकुलेशन में। अरे बताओ यार, हे भगवान, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं यार, एक हाँ। नहीं सर, मिस्टेक तो नहीं किया। मेरा जीरो नहीं आ रहा, कहाँ मिस्टेक हुई बताओ, जीरो आना चाहिए आंसर। डिवाइड में यहाँ पाई बाई ओमेगा आ जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस पाई माइनस। की वैल्यू -1 होती है बेटा। ओके। आप लोग का जीरो कैसे आया, हाँ, फोटो भेजो भाई जिसने सॉल्व किया है। कहाँ मिस्टेक हो रही है, ये यार तुम लोग।
अरे हाँ, गलती तो की है। ये 2 पाई बाई ओमेगा होगा ना बेटा। और ये कितना होगा? ये पाई बाई ओमेगा होगा। तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, बताओ। सर मैंने बताया था आपको। अच्छा, आपने बताया था। हम समझे नहीं थे क्या बोल रहा था आप। लिमिट गलत पुट कर दी ना। ठीक है। ठीक है। या इसको हम 2 पाई बाई ओमेगा ही रहने देते हैं, है ना। तो क्वार्टर साइकिल हो जाएगा ये, पाई बाई 2 ओमेगा। क्या यार, मूड ही खराब हो गया है। जो बताना चाह रहे थे, क्वार्टर साइकिल हो गया ये। हाँ भाई। बोल भी नहीं रहे थे, बताओ तुम लोग। अब बताओ। हाँ, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू भी होती है 1। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ गई? 0। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर कंप्लीट साइकिल क्या आ गई? 0। बताओ। बताओ। हाँ, ये बात समझ, Yes, फटाफट sir. बोलना आंसर। ठीक है। अपना माइक ऑन रखो क्लास में। जिसमें हम कोई चीज बताना चाह रहे हैं तो फटाफट एक ही चीज में ना फंसे रह जाए। ठीक है। अब आपके पास वही है, I = I0 sin ωt। इसका आपको निकालना है IRMS वैल्यू कंप्लीट साइकिल में। बताओ RMS वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज RMS वैल्यू? हाँ। रूट मीन स्क्वायर। हाँ, रूट मीन स्क्वायर, वेरी गुड। रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहले स्क्वायर फिर मीन पहले फिर स्क्वायर रूट। करते हैं, फिर मेन, फिर रूट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पाई जीरो, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा? पाई बाई ओमेगा। और ये आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। हाँ, अब सही है। तो IRMS की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू IRMS का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। अब इसको लिखते ऐसा है, पढ़ते उल्टा है। पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन करेंगे, और फिर उसका रूट निकाल देंगे। ठीक। तो इसको हम लिखते कैसे? पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिया। ठीक है। और फिर इसका आपको मीन निकालना है, तो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक मीन निकाल दिया हमने। अभी सिखाया मीन निकालना। और फिर पूरी पूरी चीज का आप क्या कर दोगे? रूट कर दोगे। यही सही लिखा है कि नहीं लिखा? बताओ। हाँ, बताओ। Yes, sir. तो ये RMS का ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई बाई ओमेगा। आई स्क्वायर की जगह अब आपको ये पुट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा I0² sin² ओमेगा t dt होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा dt। ये समझ आया? Yes, sir. पहले हमने स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाल दिया, फिर फाइनली रूट कर दी। ठीक। अब इसमें से I0² बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ। हाँ। यस सर, यस सर, यस सर। अब हम ये वाली चीज अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाली चीज। ठीक है, अगली स्लाइड में। फिर उसकी वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे। तो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा sin² ओमेगा t dt, ये निकालना है।
Yes, हाँ sir. हाँ, बोलो बोलो। सर, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो आपने कुछ आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी बताओ। सर कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर इसको हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा था। हाँ सर, और यहां से इस इक्वेशन से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - cos 2 थीटा/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। हाँ बताओ। Yes. हाँ, Yes, sir. ये बेसिक मैथ में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यस सर। ठीक, तो ये वैल्यू, इसको, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा, एवरेज, इसको हम ये भी कह सकते हैं क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, वो भी निकाल। ठीक है, ये हिल क्यों रहा है यार। ठीक है, इसको अभी हम हटा देते हैं अभी 2 मिनट के लिए। ठीक, अब यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, थीटा की जगह ओमेगा टी आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा क्यों कर रहे हैं ये, 2 मिनट बस वेट करना, ठीक है, पेशेंस जरूरी है बस। सर कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी टी लग दोगे, बताओ। हाँ, जी सर। यस सर। Yes. अब 0 से पाई 2 पाई/ओमेगा 1/2 dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई/ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी dt लिख दोगे कि नहीं। हाँ, जी सर। है ना। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, हाफ। ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका टी बन जाएगा कि नहीं, हाफ बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन dt टी हो जाएगा, यस सर। जाएगा ही सर। माइनस हाफ। सर कॉस 2 ओमेगा टी का कैसे निकालेंगे, मैं लिख रहा हूं, सोच के बताना क्या सही लिख रहा हूं, साइन 2 ओमेगा टी/2 ओमेगा। हाँ. सोचो जरा, सही लिखा है। टी के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई उसे डिवाइड करना था ना, हाँ. सही लिखा है कि नहीं। हाँ यस सर। सर, ये कितना हो जाएगा, 1/2, 2 पाई/ओमेगा यहां पुट कर दो। ठीक है, माइनस हाफ। सर 2 पाई/ओमेगा यहां पुट करो, तो ये कितना बन जाएगा, सर साइन 4 पाई/2 ओमेगा बन जाएगा कि नहीं। सर ये वैल्यू भी जीरो, ये वैल्यू भी जीरो, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी कितनी आ गई, ये हाफ से एक हाफ कैंसिल, पाई/ओमेगा बन गई कि नहीं, बताओ। हाँ जी सर, सर। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यस सर। पाई/ओमेगा आपने निकाल ली, हाँ बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ये बन गया I0² पाई/ओमेगा होल अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई/ओमेगा हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अरे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से यस सर। यस सर। 2 पाई/ओमेगा dt करोगे तो आपका इंटीग्रेशन t बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। और फिर आप लिमिट पुट करोगे तो टू यस सर पाई बाई बनेगा। ओमेगा माइनस जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, वही मैंने यहाँ लिख दिया, बताओ। यस सर। सर Yes, sir. पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ये हमारे पास I0/√2 बन गया, Yes, sir. IRMS की वैल्यू। हाँ, बन गया कि नहीं। Yes, sir. कितने बच्चों को ये समझ आया। हाँ, यस सर समझ गया। समझ आ गया। यस सर। अब मैं आपसे पूछूंगा, हाँ सर। अब क्वेश्चन, ये पूरी कहानी क्यों समझाई, एक करंट दिया है I इज इक्वल टू 2 + 3 sin ω t, और आप इसका बताओ RMS वैल्यू क्या होगा। सर इसको आरएमएस क्यों बोलते हैं? हाँ, आई नोट को आरएमएस क्यों बोलते हैं? I0 को थोड़ी बोला बेटा, इस वैल्यू को बोला RMS वैल्यू। I नॉट तो पीक वैल्यू होती है, I0 मैक्सिमम। पीक वैल्यू है बेटा, वेरी गुड, कौन बोला ये आंसर, सर हम हेरा। शाबाश बेटा, I0 पीक वैल्यू। हाँ, ठीक है। अरे नहीं, अच्छा, जो सर सर जो वैल्यू आया ना आई नोट आरएमएस का, उसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है? अच्छा, उसका एक्चुअल मीनिंग आपको नहीं पता है, ये मैं बता देता हूं, ये पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है।
और अभी हमने जो निकाला है उसको कहते हैं ऐसे आरएमएस, वो हमने निकाला I0/√2। इसका मीनिंग क्या है समझो, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। सर इसमें हमने एक करंट ऐसा बहाया, कौन सा बहाया सर? I इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, I0 sin ωt करंट इसमें से बहाया है, एसी करंट। तो सर इसमें जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में कुछ पावर लॉस होगा कि नहीं होगा बताओ? रेजिस्टेंस की प्रकृति ऐसी होती है कि उसके अंदर से हम कोई भी करंट बहाएंगे तो उसमें पावर लॉस होगा। ठीक, अब ये पावर लॉस कितना होगा सर? सर ये पावर लॉस कैलकुलेट किया गया तो ये आया I0² R/2। ये बात समझे कि नहीं समझे बेटा? हाँ, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसको हम I0/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, हम इसको IRMS भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस एसी करंट की जगह एक डीसी करंट भेज देते, एक डीसी करंट भेज देते जिसकी वैल्यू होती I0/√2 के बराबर, तो सेम अमाउंट पावर लॉस होता, पावर लॉस सेम होता। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझे कि नहीं? तो यस IRMS, सर। IRMS वो करंट होता है, इस एसी की जगह अगर इतने करंट को हम भेजते तो इस रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट का पावर लॉस होता। अगर एसी की जगह हम लिख पढ़े थे ये। IRMS भेजेंगे तो सेम पावर लॉस होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे? ये मीनिंग होता है सेम पावर लॉस होगा, ये मीनिंग होता है आरएमएस वैल्यू का। बताओ कितने बच्चों को समझ आया? यस सर। हाँ, यस यस सर। हाँ, कितने बच्चों को समझ आया? किसको समझ में नहीं आया ईमानदारी से बताओ। हाँ, बताओ। शुभम, शुभम, समझ समझ सोनाक्षी। गए। अच्छा, अब इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा बताना जरा। I is equals to 2 plus हाँ, I इज इक्वल टू 2 + 3 sin ωt का बताओ। तो मुझे संपदा का कॉल आया, ठीक है? संपदा है कि चली गई क्लास में? हूँ सर। है, तो उसका कॉल आया, ट्रिंग ट्रिंग, तो उसने बोला हाँ। उसने बोला सर इसकी, आपने अभी बताया ना आरएमएस का वैल्यू I0/√2 होता है। हाँ, मेरे मन में आ रहा है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऐसा है। कितने बच्चों को ये समझ में आया? ये इसका मैक्सिमम वैल्यू संपदा ने बोला, बताओ। यस सर, यस सर। सब बच्चों को ये समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ तो सर, सर ये हाँ कितना सर। हो गया? 4 और 3 16, 4 और 9 13 हो गया, ये बताओ। यस सर। तो सर IRMS की वैल्यू आपने अभी समझाया Imax/√2 होती है, तो संपदा ने बोला सर ये √13/√2 होगी। बताओ, यस सर। आप लोगों ने यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? पढ़ा है। यस सर यही पढ़ा है। किसने नहीं पढ़ा ये? हाँ, हीरा, फैजल, गीतिका, मेहरूप, सुना बेटा। वोकल नहीं रहोगे क्लास में, कोई फायदा नहीं, चले जाओ यस नीचे यस से क्लास। सर या पढ़ा है। यस सर। मेघरूप। हाँ, महरूप नहीं, मेघरूप। हाँ मेघरूप, हाँ स्पार्कल, ये यस पढ़ा सर। है कि नहीं बताओ? यस हाँ सर सर, पढ़ा पढ़ा है। है। पक्का श्योर? यस सर। याद है कि नहीं याद है? याद है सर। याद है ना? हाँ सर। किसको याद नहीं है? अरे भाई ये सब याद है कि नहीं? एग्जाम में आएगा ये सब। सर याद तो है, बस यही नहीं पता आप अभी ये क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये गलत है, वॉट? दिस इज रॉन्ग। यार में अंडर रूट स्क्वायर तो होता है।
ये नहीं होता है। आपको आपकी 5 स्टार सुपर स्टार डुपर स्टार फैकल्टी में हमको कल मालूम पता पड़ा है कि ये पढ़ाया है, इसलिए आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ टॉपिक को स्किप करके। आज मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने वाला था, मुझे मजबूरन ये टॉपिक उठाना पड़ा है। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ये पूरी कहानी इतना इंटीग्रेशन इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा वो आपको समझ में आए। आरएमएस वैल्यू इसका निकालना है। कैसे लिखोगे आरएमएस वैल्यू को, बताओ? अंडर रूट। हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्या होता है आरएमएस वैल्यू? इंटीग्रेशन ऑफ। 2 + 3 सम हाँ, लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ पे? पाई बाई पाई बाई 2, सॉरी, 2 लिमिट पाई क्या ओमेगा, आएगा? लिमिट आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा dt। क्या यही होगा आरएमएस वैल्यू? हाँ सर, ये तो डेफिनेशन है, किताब में लिखी हुई है। अब इसमें आई की जगह ये वैल्यू डालना है बस आपको। ओके। डालो जरा, क्या होता है? ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? रिस्पॉन्सिव रहना बेटा। अब जो मैं करने वाला हूँ बहुत ओवर द टॉप चीज करने वाला हूँ, ठीक यस है? सर। मन में अपने सोचते मत रहना, बोलते हाँ या ना बोलते चले जाना, ठीक है? ओके सर। अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर खोल दोगे। ओके। 4 + 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो यस 12 साइन ओमेगा टी। बताओ। लगा। बताओ। हाँ, Yes, जी sir. सर। अब ध्यान से देखना, अब इस स्टेप पे काम होगा। इसको हम खोल देंगे पूरा ब्रैकेट को, ठीक है? मतलब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं ऐसे, बताओ? हाँ, Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? यस सर। हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? तो साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। बताओ सर, ये चीज क्या बोल रही है सर? ये एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल बोल रही है साइन ओमेगा टी का। ये तो 0 होता, अभी हमने निकाला था। Yes, sir. होता है। अच्छा, इस वाले टर्म में से अगर 4 बाहर निकाल दोगे, इस टर्म को देखना, इस टर्म को यहां मैं अलग से लिख रहा हूं। ये ऐसा आपका लिखा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा लिखा है कि नहीं? इसमें से 4 बाहर निकाल दो जरा, क्योंकि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट आप बाहर निकाल सकते हो, तो डी टी बाई डी टी हो जाएगा। 1 dt. है ना? यहाँ पे यस जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा एक दूसरे से। यस सर। तो ये Yes, 4 sir. यस बच गया, सर। ये वैल्यू यस 4 हो गई। तो 4 बच जाएगी। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ। यस सर। सर यस सर। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया क्या हमने? अभी देखने जरा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने पूरी साइकिल के लिए किया है क्या? ये आया। Yes. यस हाँ, सर। पाई बाई ओमेगा। पाई बाई ओमेगा। मतलब कहाँ गया वो? इस वाले वैल्यू की वैल्यू पाई बाई ओमेगा हमको पता है, Yes, sir. और नीचे वाला क्या आएगा? 2 पाई बाई ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? अरे नीचे वाले का वैल्यू, इसका वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होगा कि नहीं?
यस सर, Yes. यस सबको सर, ये समझ आ रहा है? हाँ, Yes, sir. Yes, और sir. ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, 2 मिनट पहले आपको कैलकुलेट करके दिखाई, ये पाई बाय ओमेगा आया, ये किया कैलकुलेट, ये देखो इस स्लाइड में, यही तो इंटीग्रेशन किया था, इसलिए मैंने अलग स्लाइड में किया था इसको। ये वैल्यू पाई बाय ओमेगा आई है, ये सब वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब देखना यस सर, पाई बाय ओमेगा से पाई बाय ओमेगा गया तो ये बचा कितना, 9/2 बचा। Yes, sir. तो अब हमारा ये वैल्यू कितना बचा, IRMS का वैल्यू देखना जरा सर, अंडर रूट ऑफ, सर यहाँ पे तो 4 बचा था, यहाँ पे 9/2 बचा था, और यहाँ पे 0 हो गया, बताओ। हाँ सर, Yes, sir. ये तो 4 2 यस सर, 8, और 8 और 9 कितना होता है, 17। करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर। √13/√2 आंसर नहीं है, √17/√2 आंसर है। सर इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता क्या? हाँ, इससे ये और बेटा कोई ये ओरल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सर तो कैसे एग्जाम होगा, में ये वाले मेथड से चलेंगे? क्या? एग्जाम में हम इसी मेथड से चलेंगे? हाँ बेटा, ये गलत आंसर है, ये गलत है आंसर, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, √13/2 गलत है, समझे कि नहीं? यस सर। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा कैसे होगा हमसे सॉल्व एग्जाम में, तो ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं, तो ओरल कर दूंगा मैं सवाल, अभी देखो ओरल करके दिखाता हूं, कुछ भी बोल दो। 4 + 5 sin ω t, ठीक है, या cos ω t, चलो ठीक। यस सर। अब IRMS की वैल्यू क्या होगी, कैसे लिखोगे सर, √of इंटीग्रेशन इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 + 25 cos स्क्वायर ω t प्लस 5 4 20 और 2 40 cos ω t, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यस सर। इंटीग्रेशन dt हो जाएगा कि नहीं? यस। हाँ, अब आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि cos स्क्वायर ω t dt इसकी एवरेज वैल्यू होती है, मतलब cos स्क्वायर ω t की वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है हाफ, और cos ω t की वैल्यू एवरेज वैल्यू होगी 0। सेम है साइन स्क्वायर ω t के केस में, साइन स्क्वायर, ये वाली चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, मैंने प्रूफ करके दिखा दी इसलिए आपको, साइन स्क्वायर ω t dt इसकी एवरेज वैल्यू जो होगी वो होगी हाफ, और साइन ω t की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो सर इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो गई, हटा दो, इसकी जगह पे हाफ डाल दो, क्योंकि cos स्क्वायर ω t की वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है हाफ। तो सर 16 तो कांस्टेंट है, तो 16 का एवरेज वैल्यू 16 ही रहेगा, तो 16 + 25/2, तो सही हो जाएगा 32 + 25/2 का रूट, तो ये हो जाएगा 7, 57/2 का रूट इसका आंसर। किससे बच्चों को समझ में आया ये बात, यस सर। किसको समझ यस में नहीं सर, आया बताओ? हाँ, आ गया। हाँ, क्या रिपीट करना बेटा, बटो बोलो सोनाक्षी बेटा। सर पढ़ा है बट पॉइंट समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया आपको, सर वो बोलो पहले भाई। वाला पॉइंट था बट क्लियर हो गया है। अरे भाई तुमको समझ में आया, ये गलत पढ़ाया गया है आपको, यस भैया ये सर। आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो मैम ने अपने मन से पढ़ा दिया था। अब वो हमको नहीं पता बेटा, है ना, कल निशान सर की क्लास में ये करा रहे थे वो सवाल, तो एक बच्चा आया, एक बहुत अच्छा बच्चा है उनकी क्लास में आता है, डाउट क्लास में, बहुत रेगुलर है और मेहनती है, तो उसने भाई साहब ये आंसर बोला, तो निशान सर आ गए सदमे में, तो उन्होंने क्लास के बाद आके मुझे बताया कि बच्चा ऐसा आंसर बता रहा था, इसलिए मैंने आके आज आपको ये समझा दिया कि ये आंसर नहीं है, आंसर इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा एक सॉल्यूशन आपको करके दिखा दिया, बताओ। और एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ये एग्जाम वाला मेथड है, आपको पता होना चाहिए कि cos ω t की एवरेज वैल्यू 0 होती है और cos स्क्वायर ω t की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, बताओ।
Yes, एक और sir. क्वेश्चन कर देता हूं, एक और क्वेश्चन कर देता हूं, जिसको दिक्कत आई उसको। 1 + 2 साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। कैसे लिखोगे? IRMS, एवरेज वैल्यू नहीं, RMS वैल्यू निकालना है। कैसे लिखोगे? √ऑफ, हाँ सर, इसका स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर खोल के लिखना सीधे। 1 का स्क्वायर 1, ठीक, प्लस 2 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस 2AB, तो 2 × 1 × 2 मतलब 4 साइन ओमेगा टी। स्क्वायर कर रहा है बस बेटा, A + B का स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, A² + B² + 2AB। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, B² मतलब 2 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और 2AB, 2 × दिस 4 साइन ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब हमको, मैंने आपको कंसेप्ट ये समझाया है कि साइन ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो इसका एवरेज वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ होता है, तो इसका वैल्यू हाफ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा सर? ये 1 का वैल्यू तो 1 ही रह जाएगा, एवरेज कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही रहता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × हाफ। तो सर इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? RMS वैल्यू क्या आ गई? √3 आ गई। बताओ। जी सर. अब इस क्वेश्चन में Yes, sir. तुक्के में सही हो जाता आपका आंसर, नहीं इसमें भी तुक्के में नहीं होता। इसका आंसर आप क्या बताते? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आप इसका आंसर √5 बताते, जबकि जबकि इसका आंसर है √3। आपकी मेथड से इसका आंसर √5 आता, करेक्ट आंसर इसका ये है। भाई समझे कि नहीं? जी सर. किसको नहीं Yes, समझ sir. में आई बात? हाँ बताओ। हाँ Thanks. क्या? हाँ बोलो बोलो। सर क्लियर है. क्या? अब गलती तो नहीं करोगे? No, sir. नहीं ठीक सर. है, तो ऐसे नहीं निकालते हैं एवरेज वैल्यू, ठीक है। और अब आप लोग बायो वाले बच्चे हो, इसलिए उसके आगे जा नहीं सकता मैं। इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू। √13 इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है। इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगा, √13 नहीं आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है इसकी, ठीक है। ये जो करंट दिया है ना, इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू √13 नहीं है, 5 है। किसको किसको ये बात समझ में आई? हाँ सर समझिए. भाई बता दो यार। आ गई समझ। समझ आ गया? अभी तक आप लोग ऐसे करते थे सॉल्व, ये गलत है बेटा, अब सही मैंने करोगे। अपनी कॉपी भी देखी, कॉपी में भी वही लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? वही जो इसको आपने रॉन्ग बोला। यही लिखा हुआ था। हाँ सर, हाँ, मैं यही आपको फोटो आंसर. भेजूंगी। फोटो भेजो जरा, ग्रुप में भेजना एक बार, भेज दो 1 मिनट में। अगर फोन तुम्हारा फ्री हो तो भेज दो, कोई खींच के जरा देखें सही में लिखा है कि नहीं। मेरे को भी यकीन नहीं था, पर जब निशांत सर ने बताया तो मैंने बोला ये बच्चों को मैं बता दूंगा ध्यान से। सर आपको व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सएप आया नहीं अभी मेरे पास, आ जाएगा। कहाँ भेजा है आपने बेटा? बस। चला गया। हाँ आया। इसी की बात कर रहे हो ना आप? नहीं नहीं, इसकी नहीं बेटा। अच्छा, इसकी नहीं कर रहे हो? हाँ, ऐसा वाला क्वेश्चन बेटा जिसमें ये है 2 + 3 साइन ओमेगा टी, जिसमें लिखा होगा
एक कांस्टेंट नंबर और एक वेरिएबल नंबर जहां लिखा होगा वहां की बात कर रहा हूं। ऐसा वाला सवाल, ऐसा। सर फॉर्मूला लिखाया था RMS इक्वल्स टू मैक्सिमम बाय अंडर रूट 2। हाँ अरे वही तो बता रहा हूं, वो सर मैक्सिमम बाय मिल गया, अंडर मैं रूट टू भेज तब है दूँ? जब, हाँ बोलो। सर मुझे मिल गया, मैं भेज दूँ आपको? हाँ भेजो ना, भेजो। वो जो, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो जो आई की वैल्यू अगर ऐसी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहां आरएमएस की वैल्यू होगी मैक्सिमम बाय अंडर रूट टू। ये हमेशा ट्रू नहीं है, यही मैं समझा रहा हूं। हाँ ये जो वैल्यू है, ये ऐसा नहीं कि हमेशा, ये सही बात है, ये साइनस, हाँ इसमें लिखा ना साइनसोइडली वेरिंग करंट के लिए है ये। ठीक है। अगर आई की वैल्यू ऐसी है, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी के फॉर्म की, तब आपका वैल्यू आरएमएस का वैल्यू आई मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट टू नहीं आएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। RMS वैल्यू से रिलेटेड 2 ही पेज का नोट्स हमारे कॉपी में। अच्छा, दो ही पेज के नोट्स में। हम्म। ठीक है, जो भी है, अब आपको समझ आया कि नहीं? उसके बाद ओम्स लॉ वाला स्टार्ट है। हाँ जो भी है, अब आपको समझ आया कि नहीं आया बताओ। आ गया। हाँ, आ गया। पक्का बात। ठीक है। यस सर। आज हमको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना था, पर ये यार हमने पहले सोचा यार ये क्लियर करना जरूरी है। ये मैंने आपको देखो इंटरनेट से जो सॉल्यूशन मैंने कराया वो सॉल्यूशन देखो, ग्रुप पे देखो जरा। ठीक है। तो इस सवाल का जवाब कहाँ गया वो, ये जो 2 + 3 साइन ओमेगा टी, इसका जवाब अंडर रूट 13 बाय अंडर रूट 2 नहीं आएगा। इसका जवाब आएगा अंडर रूट 17/2, वो ऐसे आएगा जो मैंने आपको करके दिखाया। सर हाँ। सर मैंने जो आपको 2 पेज का नोट्स भेजा है अभी, उसके अलावा कुछ RMS में पढ़ना है? उसके अलावा इतना ही पढ़ना है, जितने लेवल का मैंने करा दिया ना आरएमएस, उतना खत्म हो गया। एक्चुअली आपका एसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही खत्म कर दिया मैंने, बातों बातों में। यस सर, और जो मैंने कॉपी में भेजा है वो? बस बस वो उतना ही, हाँ वही तो, वो तो मैंने पढ़ा दिया ना बेटा। नहीं पढ़ाया क्या, हाँ ये मैं देखो। इसको भी नोट कर लूंगी। अरे ये तो पढ़ा दिया, एवरेज वैल्यू पढ़ा दी मैंने, और ये पढ़ा दिया आरएमएस वैल्यू, ये I0/√2 पढ़ा तो दी, प्रूफ भी यस करा सर। दिया। हाँ, आपके नोट्स में तो प्रूफ नहीं है इसका, मैंने तो प्रूफ भी करा दिया, लो। यस सर। 3 लेक्चर बताओ में हुआ था शायद ये। क्या। 3 लेक्चर में हुआ था ये चैप्टर। कौन? अच्छा ये चैप्टर, हम्म। जो भी हुआ अब समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो इतनी सी बात आपको समझ आई कि अगर करंट का वैल्यू ऐसा है 2 sin ω t, तो आरएमएस का वैल्यू क्या होगा? सर यहाँ पे सिर्फ साइनोसॉइडल इक्वेशन है, तो इसमें इस केस में आरएमएस का वैल्यू 2/√2 हो जाएगा। बट अगर करंट का वैल्यू है 1 + 2 sin ω t, अब 2/√2 या 3/√2 नहीं होगा, अब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ऐसे। ये आंसर होगा √3 होगा इसका आंसर। क्या आपको ये बात समझ आई? इस बार इसका आंसर क्या यस हो सर। जाएगा? यस √3। सर। हाँ, यहाँ पे सिर्फ साइनोसॉइडल इक्वेशन नहीं है, उसके साथ एक कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है, तब आपको ऐसे सॉल्व करना होगा ये। ऐसे क्वेश्चन आपने एनबीटीएस में देखा है कि नहीं? टेस्ट सीरीज में एनबीटीएस में देखा है कि नहीं ऐसा सवाल? हाँ बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है भाई, तो ये आप समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट? अब गलती तो नहीं होगी। अब वो जो सॉल्यूशन मैंने भेजा है वो आपको देख के समझ में आ गया, वही मैंने कराया है। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर।
ठीक है बेटा। तो ये, अब हम आते हैं अपने वेव ऑप्टिक्स पे। एक बच्चे ने गलत आंसर दिया था तो सर बता रहे थे, तो मैंने आपको करा दिया कि भैया सबसे पहले आपको, अगर आपने गलत पढ़ रखा है या कोई कंफ्यूजन है आपको, तो पहले वो क्लियर करना है, राइट? ठीक है। Yes, sir. अब हम आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। वे वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जिसमें आपको याद रहे। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, जिसको कभी कभी ऐसे भी दिखाया जाता है किसी किसी बुक में, ये है 0। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, जिसको हम ऐसे लिखा सकते हैं, इज हाफ। ठीक है, ये सीधे याद रखना है आपको एग्जाम में एक लाइन में सवाल करने के लिए। ठीक। अब Yes, हम sir. आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। टेलीस्कोप वाला टॉपिक हम लोग कर लेंगे, पर आज हम वेव ऑप्टिक्स चालू कर लेते हैं। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। कितने बच्चों को आज जो मैंने ये बताया वो समझ आया? सही सही बताओ, बताओ। यस सर, समझ ऐसा में समझ मुझे समझ में. क्लैरिटी मिली पक्का से? यस सर। यस हाँ, सर। Yes, sir. चलो वेव ऑप्टिक्स। तो भैया बहुत समय तक लड़ाई चलती रही साइंटिस्ट के बीच में। कुछ लोग बोलते थे भैया लाइट इज अ पार्टिकल, कुछ लोग बोलते थे लाइट इज अ वेव। फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो आइंस्टीन भैया ने आइंस्टीन भैया ने एक एक्सपेरिमेंट किया भाई, जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट को आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आएगा। कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर। तो भैया इन भैया जी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया आइंस्टीन ने, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ये वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो ओनली बाय, कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पार्टिकल नेचर से ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये किसको फॉलो करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो यहां से एस्टेब्लिश हो गया कि हाँ, लाइट में पार्टिकल नेचर है। ठीक है, फिर और भी साइंटिस्ट थे, वो कहानी उसकी लंबी चौड़ी है। फिर कुछ साइंटिस्ट जैसे कि यंग्स, एक भैया थे यंग्स साइंटिस्ट, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में एक पैटर्न बन के आ गया। ठीक है, जिसको हम स्टडी करते हैं YDSE के फॉर्म में, जो हमारे सिलेबस में है। इस पैटर्न को हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पार्टिकल नेचर से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव नेचर से। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये वेव नेचर को फॉलो करता है, या वेव नेचर को एस्टेब्लिश करता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई?
Yes, तो sir. एक बहुत यस लंबे सर। अरसे से एक डिबेट हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिनमें से 2 एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में भी हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। एक सिलेबस में है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है या एस्टेब्लिश करता है, जो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। भैया इसमें एक पैटर्न बनता है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ाऊंगा आगे। और ये जो पैटर्न है इसको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। YDSE का जो एक्सपेरिमेंट है वो वेव नेचर ऑफ लाइट को एस्टेब्लिश करता है या फॉलो करता है। तो अल्टीमेटली एक बहुत लंबे अरसे पे ये डिबेट होने के बाद ये एस्टेब्लिश हो गया कि लाइट में दोनों पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। ठीक है, लाइट में दोनों पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो लाइट अलग अलग सिचुएशन में कभी पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर जाता है, कभी वेव नेचर डोमिनेट कर जाता है। यश बताओ। यश, यस Yes. सर। इस चैप्टर का नाम ही है वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें हम जो भी बातें पढ़ेंगे उसमें लाइट वेव नेचर शो करेगी। तो इसमें पार्टिकल नेचर की आप बात नहीं करोगे। पिछला चैप्टर था रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमने जो भी बातें की वहां पे पार्टिकल नेचर फॉलो हो रहा था, वहां हमने वेव की बात नहीं करी। रे ऑप्टिक्स में ध्यान दो, हमने कभी भी ऐसा डायग्राम नहीं बनाया ऐसी लाइट ऐसे ऐसे जा रही है। हम हमेशा डायग्राम कैसा बनाते थे रे ऑप्टिक्स में? ऐसा बनाते थे। रे ऑफ लाइट को कैसे दिखाते थे रे ऑप्टिक्स में? ऐसे दिखाते थे। ये है हमारी रे ऑफ लाइट, सीधी एकदम। कभी हम टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखाते थे क्या? क्योंकि वहां पे नो सर। जो नो सर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो फिनोमिना है वो एक्चुअली में मतलब वो वेव ऑप्टिक्स से भी एक्सप्लेन होती हैं, बट वहां पर मेनली पार्टिकल नेचर को ही कंसिडर करते हैं, वहां वेव नेचर को हम इग्नोर कर देते हैं। यश बताओ, बताओ बताओ बताओ। यस सर। यस यस सर। सर। तो वहां पे हम वेव की बात नहीं कर रहे थे रे ऑप्टिक्स में, इसलिए वो अलग चैप्टर है। अब हम यहाँ पे राइट के वेव की बात करेंगे। अब हम वहां जब हम लाइट बोल रहे थे, जब मैं वहां पे लाइट वर्ड बोलता था तो आपके दिमाग में क्या आता था? एक ऐसी सीधी रे जा रही है रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में जब मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था और जब मैं बोलता था कि भैया एक लाइट की रे आ रही, तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन में आता था कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे आ रही होगी। अब वेव ऑप्टिक्स में जब हम घुस गए हैं, वेव ऑप्टिक्स में जब हम आ गए हैं, अब मैं बोलूंगा एक लाइट आई कहीं से, एक लाइट आई कहीं से। अब आपका दिमाग इमेजिन ये करेगा। अब आपका दिमाग सीधा इमेजिन नहीं करेगा, अब आपका दिमाग इमेजिन ऐसा करेगा कि एक रे ऑफ लाइट आई तो ऐसा लाइट आ रही है, एक साइनोसॉइडल लाइट आ रही है। यश बताओ, बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब हम जो फिनोमिना पढ़ने वाले हैं, मेनली 3 फिनोमिना हमारे सिलेबस में है। ठीक है, उसमें से भी 2 मेन है जिससे ज्यादा सवाल आते हैं। एक तो YDSE पढ़ना है हमको, जो वेव नेचर पे डिपेंड करता है। एक पोलराइजेशन पढ़ना है, ठीक है, जो कि वेव नेचर पे डिपेंड करता है। और एक तीसरा हमको डिफ्रैक्शन पढ़ना है। इन दोनों में से भी यहां से और यहां से ज्यादा सवाल आते हैं। पोलराइजेशन और YDSE से ज्यादा सवाल आते हैं, है ना? बताओ 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 यस Yes, बताओ। sir. सर। यस सर। हाँ बोलो। यस सर। पक्का बताओ। इससे जी एग्जाम में 3-4 यस। क्वेश्चंस भी आते हैं ना? 3-4 तो नहीं, 2 क्वेश्चन तक तो आ सकते हैं। ठीक है, और उसमें से भी YDSE और पोलराइजेशन से ज्यादा सवाल आएंगे, डिफ्रैक्शन से थोड़े कम आज भी आते हैं। 2-4 थे। हाँ, आज भी इन सब टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन आए तो थे। आज बेटा जो टेस्ट हुआ था वो सब टॉपिक वाइज टेस्ट था ना, फुल लेंथ टेस्ट नहीं था ना। अगर फुल वेव लेंथ था। ऑप्टिक, हाँ फुल क्या लेंथ चीज? था। अच्छा फुल लेंथ है, तो फुल लेंथ में क्या फुल होता है? सिलेबस था। हाँ, तो अब हम लोग एक टेस्ट तो बनाते नहीं है, कई 100 टेस्ट बनाते हैं। तो किसी में किसी टॉपिक का जो वेटेज है ऊपर नीचे तो हो ही सकता है ना। ठीक है, एक आध सवाल ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा वो कोई नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज के टेस्ट में ज्यादा आ गए तो उसका वेटेज ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। या किसी टॉपिक के आज के टेस्ट में कम आ गए तो उसका वेटेज कम हो गया, ऐसा नहीं होता। ओवरऑल आप PYQ खोल के देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि वेटेज कितना है। ठीक है, ओके। तो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई?
कि अब आपके सोचने का तरीका बदलेगा। यस। अभी तक आप वेव ऑफ लाइट को स्ट्रेट सोचते थे रे ऑप्टिक्स में। अब हम बोलेंगे कि एक लाइट आई, ठीक है। अब हम सोचे सर चैप्टर का वेटेज क्या है, वैसे चैप्टर बेटा, चैप्टर का वेटेज आप पीवाईक्यू बुक में देखो, ठीक है। उसके लिए आप पीवाईक्यू बुक खोलोगे तो खुद आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, तो एक रफ आइडिया को खुद ही लग जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स में हम क्या देखेंगे बेटा, वेव नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, वेव के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। और वेव वेव नेचर यस मेनली सर। तीन तीन फिनोमिना है हमारे सिलेबस में, एक वाईडीएसई, एक पोलराइजेशन, एक डिफ्रैक्शन। इन दोनों में से भी ज्यादा सवाल वाईडीएसई और पोलराइजेशन के आते हैं। डिफ्रैक्शन के भी आते हैं, ऐसा नहीं बोलो कि डिफ्रैक्शन के नहीं आते हैं, उसको पढ़ना नहीं है, पर ज्यादा चांसेस होते हैं वाईडीएसई पोलराइजेशन के, ठीक है। बताओ। यस यस सर। सर। यस। तो अब हम आते हैं पहले टॉपिक पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? बोलो। हाँ भाई, बताओ। सर जब दो या दो से ज्यादा वेव्स कंबाइन करती है तो जो उनका रिजल्टेंट होता है तो वो इंडिविजुअल वेव का सम होता है। मतलब इसका मीनिंग क्या है? ये तो आपने शायद बुकिश जब डेफिनेशन बता दो दी। हाँ। वेव्स ओवरलैप करती हैं हाँ फिर? हाँ बोलो, बोलते जाओ, डरो तो नहीं, फिर बोलते उनमें जाओ। हाँ। एक रिजल्टेंट वेव बनती है। हाँ। हाँ फिर? बोल दो। तो फिर उसी रिजल्टेंट वेव का जो सम होता है ना वो दोनों इंडिविजुअल वेव का जो सम होता है उसके इक्वल होता है। हम्म चलो, आपकी बात सही है, ठीक है। उसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं तो शायद बाकी बच्चों को भी समझ में आए, ठीक है। एक वेव ऐसी है, दिस इज वेव y1, ठीक। और एक वेव ऐसी है, दिस इज वेव y2। अब मैं आपसे पूछूं, मैं अगर इन दोनों वेव को ओवरलैप कराऊं, इफ आई ओवरलैप y1 एंड y2, तो रिजल्टेंट कैसा होगा बताओ। बताओ सोच के। सर स्ट्रेट होगा। दोनों कंबाइन होगी तो क्रेस्ट और ट्रफ बनेगा। हाँ बताओ बताओ कैसा बनेगा। कौन सा एक साइन है। हम्म सर हेल्प शेप्ड कह सकते हैं। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा हो जाएगा। मैंने भी तो यही बोला था। क्या बोला था? स्ट्रेट। हाँ अच्छा, मैं सुन नहीं पाया। कैसे? मैं समझाता हूं सर। किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप यहां देखोगे तो यहां इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स कुछ है, प्लस ए है, और यहां पर माइनस ए है, दोनों मिला के जीरो हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे देखोगे यहां पर कुछ A1 है तो -A1 है, तो यहाँ +A1 है, दोनों मिला के जीरो हो जाएगा। यहां पे देखोगे A3 है, +A3 है, तो यहाँ -A3 है, सेम पॉइंट पे दोनों का नेट एडिशन जीरो हो जाएगा। मतलब सर क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होते जा रहा है, हर पॉइंट पे दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड हो गया। मतलब अगर ये A1 था, ये A1 था, तो A1 -A1 हो गया, क्योंकि ये ऊपर था तो +A1, ये नीचे था तो -A1, तो ये नेट हो गया जीरो।
ये मान लो A2 था, ये भी A2 था, तो ये -A2 प्लस A2, -A2 प्लस A2 बना के हो गया नेट 0। ये मान लेते हैं A3 था और ये भी A3 है, तो ये +A3 ये -A3, दोनों का नेट मिला के हो गया 0। तो हर एक पॉइंट पे 0 0 0, तो इन दोनों को ओवरलैप कराओगे तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बताओ कितने बच्चों को ये समझ आया? आ गया सर। किसको समझ में नहीं आया ये बात? यस सर। हाँ, किसको ये बात समझ में नहीं आई? पहली वाली वेव क्या बोलेगी हमको? इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट कुछ x1 पॉइंट है। पहली वाली वेव बोलेगी कि हमें x1 पॉइंट को A1 ऊपर ले जाना है, प्लस में ले जाना है। दूसरी वाली वेव बोलेगी नहीं नहीं नहीं, हमको x1 नीचे ले जाना है। तो दोनों का नेट हो जाएगा 0, वो ना ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा। ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट x2 है, तो पहली वाली वेव बोलेगी कि हमें x2 पॉइंट को A2 नीचे ले जाना है, दूसरी वाली वेव बोलेगी हमें x2 पॉइंट को A2 ऊपर ले जाना है, दोनों का नेट हो जाएगा 0। एंड हर पॉइंट पे सेम लॉजिक लगेगा, और पूरी की पूरी वेव कैसी हो जाएगी? पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रेट दिखेगी। बताओ बताओ बताओ। यस सर। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हर एक पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं कि वाई नेट क्या हो गया? y1 प्लस y2 हो गया कि नहीं हो गया? एक 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 वेव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, और दूसरा वेव उसी पॉइंट पे उसी लोकेशन पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा था। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दिया, लोकेशन वाई लोकेशन देखना है। x1 में और x2 को ऐड नहीं करोगे, x1 यहाँ पे और x1 यहाँ पे देखना है, x2 यहाँ पे और x2 यहाँ पे देखना है, x3 यहाँ पे और x3 यहाँ पे देखना है। हाँ, एक लोकेशन पे एक वेव यस सर। +A1 दे रहा था, दूसरा वेव -A1 दे रहा था, दोनों को ऐड कर दिया तो 0 आ गया। तो y नेट कैसा है? y1 प्लस y2 है। बताओ। तो सर ये हमने y1 y2 किसको ऐड किया? मतलब ये हमने डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया, यस सर। दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड किया है। ये बात समझ आया? यस सर। एट आ लोकेशन, किसी भी एक लोकेशन पे। बताओ, यस सर। ये बात समझ आया कि नहीं आया? आई सर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेव इंडिपेंडेंटली किसी भी एक पॉइंट पे अपना इफेक्ट दिखा सकती है, पर नेट इफेक्ट दोनों का सम होगा। ये वाली वेव इंडिपेंडेंटली ये बोलेगी कि हमको तो A1 ऊपर जाना है, ये वाली वेव इंडिपेंडेंटली ये बोलेगी हमको तो A2 नीचे जाना है, पर नेट इफेक्ट जो ये वाई नेट होगा वो क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। यश, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ये बात समझ आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड। अच्छा, यहां तो दो वेव थी, अगर तीन होती तो फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाता, बस बात खत्म। यस सर। तो दिस इज सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर आपको दो वेव अगर किसी पॉइंट पे मिल रही है, तो उन दोनों वेव को सिंपली उस पॉइंट पे उन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को ऐड कर दो। ठीक है? ठीक। यस सर। यस सर। यस सर। तो जैसे मान लेते हैं दो वेव ऐसे आई, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, ये वेव पहली वाली मान लो ऐसे आई। अरे यार, ठीक है, मान लो ये इस पॉइंट पे कुछ y1 एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ दे रही है S1 वाली, और S2 वाली मान लो ऐसे आई। और ये मान लेते हैं y2 एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ दे रही, तो y नेट यहां पे क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 या y1 प्लस y2 कह दो, इन दोनों का साइन अपोजिट है ना, y1 माइनस y2 कह दो। यस सर। इस पॉइंट पे नेट एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ आया? समझ आ यस गया। सर। किसको समझ में नहीं आया? आ गया सर।
हम्म, यश बताओ। हम्म, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे मैंने साइन को, यहाँ पे जब मैंने y1 + y2 लिखा है, ये जनरल फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे मैंने साइन को कंसिडर कर लिया, y2 ऊपर की तरफ है, y1 नीचे की तरफ है। यश बताओ। हाँ, यस यस सर। इसको हम y1 + y2 ही लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बताओ यश। यस यस सर। सर। यस सर। तो माइनस क्यों लिखा था फिर? अरे भाई, ये y1 नीचे की तरफ है, y2 ऊपर की तरफ है, तो कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। मान लेते हैं y2 बड़ा है y1 से, तो नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, y2 - y1 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, ये y नेट। तो अभी प्लस। ये इसलिए तो इसको हटा दो, y, ये प्लस वाले चीज को हटा देता हूँ जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको भूल जाओ। यस सर। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो ये हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन है तो ये हो जाएगा। बताओ। यस सर। बताओ। यस सर। यस सर। हम्म, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। ये आगे हम्म, सर। आ गई आ गई। अच्छा। तो कोई भी दो वेव का अगर आपको नेट निकालना है तो सिंपली ऐसे कर लो। ठीक है, दो वेव है, हर एक पॉइंट पे उनका जो वाई, हर हर एक पॉइंट पे एम्पलीट्यूड ऐड कर दो, तो आपको रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी, सिंपल। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब हम बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस की। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं बताओ? फ्रीक्वेंसी सेम, हाँ, एक ही सोर्स के दो इसका फ्रीक्वेंसी सेम, एक सोर्स से दो सोर्स बना टाइप का। अच्छा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, और बताओ। फेज भी सेम। हम्म, फेज भी सेम। क्या है? सेम फेज फेस में एंड चल रहा है। अच्छा, फेज भी सेम होना चाहिए, और तो कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं फिर, है ना। ये भाई, ये सब चीज छोटी छोटी चीज आनी चाहिए, नहीं तो ये एग्जाम में पूछी जाएगी। बिग स्मॉल सोर्स नहीं, गलत। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है जो फेज डिफरेंट है, फेज डिफरेंस है दो सोर्स के बीच में, वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो कांस्टेंट नहीं, वो समय के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब मैं समझा रहा हूं, दो सोर्सेज हैं, ये दो सोर्सेज हैं, ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है। इस सोर्स से एक लाइट आई ऐसे, और इस सोर्स से भी एक लाइट आई ऐसे। ठीक, अब इस पॉइंट पे जब ये दो लाइट आई तो इनके बीच में कुछ एक फेज डिफरेंस रहा होगा, कुछ एक क्या रहा होगा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जिसको हम डेल्टा फाई से बताते हैं। अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है विथ टाइम, मतलब समय के साथ ये फेज डिफरेंस बदल नहीं रहा, सेम है, तो ये दोनों सोर्स कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स। तो ये सोर्स कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स। बताओ। बताओ। यस जी सर। सर। अब आप बोलोगे फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस बताने से पहले आपको पता होना चाहिए फेज क्या होता है, व्हाट इज फेज। ठीक है, व्हाट इज फेज। फेज क्या होता है भाई, फेज क्या चीज होती है बताता हूं। जैसे
ये आपका एक साइन वेव है, ठीक, ये आपका एक साइन वेव है। ठीक, दिस इज आवर साइन वेव। मान लेते हैं ये कुछ है, y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, ये क्या एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री, ये एंगल पाई डिग्री, ये 2 पाई डिग्री, ये 0 पाई, ये 0, फिर ये पाई, हाँ फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई। ठीक है, ठीक। अब यस सर। मान लेते हैं हम इस पॉइंट को ले लें, ए पॉइंट को, इसका ये कितने एंगल पे है अभी, π/2 एंगल पे, तो ये ए का फेज हो गया, फेज ऑफ पॉइंट ए कितना हो गया, π/2। मान लो हम यहां पर पॉइंट ले लें बी पॉइंट को, और आपसे पूछे फेज बी का क्या हो गया, तो वो हो गया पाई। मान लो हम यहां एक पॉइंट ले लें सी पॉइंट को, और हम आपसे पूछे कि फेज क्या हो गया सी का, तो सर वो आप बोल दोगे 3π/2, ये π/2, ये पाई, यहाँ पे 3π/2 आएगा। और मान लो आपसे हम एक पॉइंट ले लें डी पॉइंट यहाँ पे, और आपसे पूछें इसका फेज क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, 2π/2, ये 5π/2 आ जाएगा। क्या आपको फेज का मतलब समझ आया? यस सर। हम्म, यस यस सर। सर। पक्की बात? यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा। अब यहां पर देखना, अब ध्यान से देखना बस, बढ़िया है ना। अब ध्यान से देखना, डायग्राम बनाएंगे। अगले पेज पर बनाते हैं। अब दो वेव ऐसे आ रही हैं, ठीक है, कहीं से, ठीक, कहीं से एक वेव S1 से आ रही है, और दूसरी वेव S2 से आ रही है। ठीक, दोनों साइन वेव है, ठीक है, ये S1 वेव है, S2 वेव है। इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये S1 वेव बनाई हमने ऐसे, और ये S2 बनाई। एक, दो, तीन, 3.5, ठीक है, एक, दो, तीन, 3.5, ठीक। यहां पे बनाता है एक, दो, ढाई, एक, दो, ये। अब बहुत बढ़िया, अब आपको यहां दिख रहा है बेटा, ये सोर्स S1 से निकली हुई वेव है, ये सोर्स S2 से निकली हुई वेव है, ठीक। जब सोर्स S1 से निकली हुई वेव P पॉइंट पे पहुंची, तो उसने अपने कितने चक्कर पूरे कर लिए, एक, दो, ढाई, ढाई चक्कर पूरे कर लिए। मतलब एक, दो, ढाई, ये वाला पॉइंट P पॉइंट पे पहुंचा। एग्री करते हो कि नहीं? कितने यस बच्चे इस सर। बात से एग्री यस करते हैं? ये वाला पॉइंट यस S1 का पॉइंट, ये वाला पॉइंट P पे पहुंचा। कितने बच्चे इस बात को मानते हैं? हाँ, यस सर। यस सर। अच्छा, P पे ये वाला पॉइंट पहुंचा, ये 0 डिग्री था, ये पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था, ये 4 पाई था, ये 5 पाई था। मतलब S1 से जो वेव पहुंची, उसका फेज कितना था, 5 पाई। S1 से जो वेव P पॉइंट पे पहुंची, उसका फेज कितना था, 5 पाई।
कितने बच्चे ये बात समझ पाए? यस सर। समझे? लास्ट वाला पॉइंट एक बार और बता दीजिए। हाँ, S1 से ये वाला पी पॉइंट पे ये वाला पॉइंट पहुंचा, ये वाला जो पॉइंट था वेव का, ये पी पे पहुंच रहा है। S1 से एक वेव निकली और वो पी पे पहुंची, तो पी पे Yes. कौन सा पॉइंट पहुंचा? ये वाला पॉइंट पहुंचा। इस पॉइंट का फेज कितना Yes. है? 5 पाई है। ये देखो हमने 5 ग्राफ पाई। प्लॉट कर लिया। यस हाँ, यस हाँ सर। अब S2 से भी एक वेव निकली थी साइमल्टेनियसली। S2 का कौन सा पॉइंट पहुंचा देखते हैं। सर पहला यहां से शुरू किया तो एक चक्कर यहां खत्म हुआ, हाँ, फिर एक घूम के दूसरा चक्कर यहां खत्म हुआ, फिर ये आधा चक्कर मतलब 2.5 चक्कर, और फिर ये आधे के भी आधा चक्कर, मतलब 2.5 के बाद 1/4 चक्कर गया। ठीक है, तो सर एक घूमा यहां तक पहला चक्कर, ये दूसरा चक्कर, ये 2.5 चक्कर, और 2.5 के बाद आधा चक्कर, ये वाला पॉइंट पी पे पहुंचा। सेकंड वेव का ये वाला पॉइंट पी पे पहुंचा। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं बताओ? यस सर। यस हाँ सर। सर, ये वाला एंगल 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, और ये 5 पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब कितना हो गया? 11 पाई बाय 2 हो गया। तो एस जो सेकंड वाली जो वेव पहुंची पी पॉइंट पे, उसका फेज कितना है? 11 पाई बाय 2। कितने बच्चे ये बात मानते हैं यस बताओ? सर। हाँ, कितने बच्चे ये बात मानते हैं बताओ? यस सर। मानते हो? हाँ, यस मानते सर। हो कि नहीं? हाँ, तो इन दोनों वेव में, ये जो दोनों वेव इस पॉइंट पे पहुंची, इन दोनों वेव के बीच में एक फेज डिफरेंस है कि नहीं? मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि पी पॉइंट पे जो दोनों वेव पहुंच रही हैं उनके बीच में एक फेज डिफरेंस है कि नहीं है? बताओ यस कितना है? सर। 11 पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 2, सॉरी 11 पाई बाय 2 माइनस 5 पाई, मतलब पाई बाय 2 का एक फेज डिफरेंस है। यस सर। इसी को कहते हैं फेज डिफरेंस। पहली वाली वेव जब पहुंची तो वो 5 पाई पे पहुंची पी पॉइंट पे, दूसरी वाली वेव जब पहुंची तो वो 11 पाई बाय 2 पे पहुंची पी पॉइंट पे। दोनों पॉइंट पी पे ही देख रहे हैं, पी पॉइंट पे ही, किसी एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, फेज डिफरेंस हमेशा कहां देखा जाता है? एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, फेज डिफरेंस कहां देखा जाता है बेटा? एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। फेज डिफरेंस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। हर पॉइंट का फेज डिफरेंस अलग होगा ना, है कि नहीं? अरे भाई, यहां कहीं दूर तुम क्यू यस पॉइंट ले सर। लोगे तो ये वाली वेव यहां तक चलेगी तो उसका फेस चेंज हो जाएगा, ये वाली वेव भी यहां तक चल के आएगी तो फेस चेंज हो जाएगा कि नहीं उसका? हाँ, यस सर। अरे वेव जैसे जैसे आगे बढ़ रही फेस यस चेंज हो रहा है ना सर। पॉइंट्स का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वेव में तो पॉइंटों का, हर एक पॉइंट का फेज अलग आ रहा है ना, अलग। जैसे इस पॉइंट का फेज है पाई बाय 2 पाई, इस पॉइंट का है 3 पाई, इस पॉइंट का है 4 पाई, तो वेव के हर एक पॉइंट का फेज अलग है। तो मान लो आप किसी दूसरे पॉइंट की बात करोगे तो उस पॉइंट में उस वेव का फेज अलग आएगा, तो फेज डिफरेंस भी तो बदल जाएगा। हाँ, बताओ, यस सर। इतनी बात किसको इसको समझ में आई है? सर आ गई समझ में। पक्का? यस सर। हाँ, जी सर। तो ये जब दो वेव हैं जब एक पॉइंट पे पहुंच रही हैं तो उनके बीच में एक क्या है? फेज डिफरेंस है। पहली वाली वेव 5 पाई फेज पे पहुंची, सेकंड वाली वेव 11 पाई बाय 2 फेज पे पहुंची, तो इनके बीच में एक फेज डिफरेंस है। वो फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2 फेज डिफरेंस है इस वाले एग्जांपल में। ये एक मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में फेज डिफरेंस है 11 पाई बाय 2। अब अगर ये हमने देखा कि पी पॉइंट पे समय के साथ ये फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, मतलब मैंने अभी देखा और अभी मैंने देखा कि यहां से वेव आ रही है और पी पॉइंट पे फेज डिफरेंस दोनों वेव का पाई बाय 2 है। फिर मैंने 1 घंटे बाद संपदा को बोला कि जाओ फिर से चेक करके आओ पी पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है, तो संपदा ने गई चेक किया तो उसने बोला अभी भी पाई बाय 2 है। फिर मैंने 1 घंटे बाद फिजा को बोला कि तुम भी जाओ जाके देखना फेज डिफरेंस कितना है पी पॉइंट पे, तो फिजा ने जाके चेक किया तो उसने बोला सर अभी भी फेज डिफरेंस पाई बाय 2, मतलब एट पॉइंट पी ये पाई बाय 2 फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा। तब ये दोनों सोर्सेस कैसे होंगे? कोहेरेंट।
तो यहां पे हमने लिखा है कांस्टेंट विद टाइम, मतलब अगर समय के साथ फेज डिफरेंस चेंज ना हो, अगर इफ डेल्टा फाई डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट इंपॉर्टेंट है, then sources are termed as coherent. क्या आपको कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब समझ आया? यश यस बताओ। सर। हाँ बोलो भाई। यस सर। जी सर। हाँ, अगर ये फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट है, कि हम 1 घंटे बाद जाके हमने चेक किया तो पी पॉइंट पे फेज डिफरेंस π/2 आया, 2 घंटे बाद चेक किया तब भी π/2 था, 3 घंटे बाद चेक किया तब भी π/2 था, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा समय के साथ। फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस जीरो नहीं है, फेज डिफरेंस π/2 है। ये मत बोलना फेज डिफरेंस जीरो है तब कोहेरेंट है, नहीं, फेज डिफरेंस है पर वो समय के साथ बदल नहीं रहा, तो ऐसे सोर्सेस क्या होंगे? कोहेरेंट होंगे। बताओ यश, बताओ। यस सर। यस सर। कांस्टेंट बोलो फेज बोलो बोलो। सर। आ गया समझ। पक्का? यस सर। यश बोलो बोलो बोलो। हम्म यश बोलो बोलो। ठीक है, अब दो सोर्सेस कोहेरेंट तब होते हैं, ठीक है, अब दो सोर्सेस कोहेरेंट तब होते हैं जब उनकी एफ मतलब फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड क्या हो? सेम। ठीक है, एफ ओमेगा और टी जब सेम होते हैं तभी दो कोहेरेंट सोर्सेस तभी दो सोर्सेस कोहेरेंट हो पाते हैं। यश बताओ, तभी यस सर। सोर्सेस क्या हो पाते हैं? दो सोर्सेस कोहेरेंट हो पाते हैं, ठीक है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा और टाइम पीरियड क्या हो? सेम हो। ठीक है, अब नेचर में कभी भी कोई भी दो सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं होते, नेचर में कभी भी दो सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं होते। अगर आप दो लाइट बल्ब ले लोगे, एक लाइट बल्ब आपने ये ले लिया और एक लाइट बल्ब आपने ये ले लिया, अब इन दोनों में लाइट एनर्जी कैसे निकल रही है? एटम के वाइब्रेशन से निकल रही है, और ये एटम का वाइब्रेशन कैसा है? रैंडम। एटम का वाइब्रेशन कैसा है बेटा? रैंडम। ठीक है, एटम का वाइब्रेशन कैसा है? रैंडम। अब अगर एटम का वाइब्रेशन है रैंडम, तो ये सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं होंगे, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो किसी भी पॉइंट पे वो समय के साथ बदलेगा, तो दो अलग अलग सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। टू डिफरेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। ठीक है, कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, कभी कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो आपको उसको एक सिंगल सोर्स से ही लाना पड़ेगा। अगर आपको टू कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एक सिंगल सोर्स से ही लाना पड़ेगा, सिंगल सोर्स से लाना पड़ेगा, तभी वो जो दोनों सोर्सेज होंगे वो कैसे हो जाएंगे? कोहेरेंट हो पाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको समझ आई कि नहीं आई? बताओ, कितने बच्चों को ये समझ आया? यस सर। हाँ, ठीक है। सर अब जब यंग्स भैया को ये बात बताई, जब यंग्स भैया को ये बात समझ में आई कि भैया दो सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, और अगर आपको दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो आपको एक सिंगल सोर्स से ही उसको बनाना पड़ेगा, तो यंग्स भैया ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि हम एक सेटअप बनाते हैं। उन्होंने एक ऐसी यहाँ पे वॉल बनाई जहां पे इमेज बनेगी, ठीक है,
फिर यंग्स भैया ने बोला कि हम यहां पर सामने वाली दीवार में दो छोटे छेद कर देंगे, टू वेरी स्मॉल लाइक दिस, छोटे छोटे छेद कर दिए दो, ठीक है। और फिर यंग्स भैया ने बोला यहां पर हम एक बल्ब जला देंगे, ये हमने बल्ब जला दिया। अब यंग्स भाई साहब ने बोला कि यार इस बल्ब से लाइट यहां आएगी, इस बल्ब से यहां लाइट यहां आएगी। अब ये जो दोनों स्लिट हैं S1 और S2, इन स्लिट का नाम दे दिया उसने S1 और S2। स्लिट क्या है? एक छोटा सा छेद दीवार में, बहुत छोटा सा छेद, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा छेद है दीवार में। ये दोनों अब एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करने लगेंगे और इन दोनों से लाइट निकल के इस दीवार पे पहुंचेगी यहां कहीं। अब आप बताओ, क्या ये दोनों S1 और S2 जो सोर्स थे, छोटे छोटे सोर्स थे, क्या ये एक ही सोर्स से बने हैं? क्या ये एक ही सोर्स से उत्पन्न हुए हैं? हाँ सर, सिंगल सोर्स से यस उत्पन्न हुए हैं। सर। हुए हैं कि नहीं बताओ? यस सर। हुए हैं। तो सर यहां पर S1 और S2 कैसे होंगे? कोहेरेंट होंगे। सर कोहेरेंट से क्या फायदा है? ये जो लाइट रेस जा रही हैं इनके बीच का फेज डिफरेंस किसी भी एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, समय के साथ बदलेगा नहीं। तो उससे क्या होगा? हमको इस दीवार पे एक स्टेबल पैटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्टेबल पैटर्न। एक हमको एक लाइट का एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। हमको इस दीवार पे स्टेबल पैटर्न बनेगा, दिखेगा, एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि सोर्सेस कोहेरेंट है। अगर ये सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होते तो ये स्टेबल पैटर्न हमको नहीं बनता, क्योंकि लाइट की ये जो दोनों लाइट है इनके बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज होता, तो वो पैटर्न बहुत तेजी से चेंज होता, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्योंकि ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है, इनके बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ बदलेगा नहीं किसी भी एक पॉइंट पे, तो एक हमको स्टेबल पैटर्न दिख जाएगा कि मान लो किसी पॉइंट पे डार्क है तो हमको वो हमेशा डार्क ही दिखेगा। मान लो ये वाला पॉइंट डार्क है तो ये वाला पॉइंट हमको हमेशा डार्क दिखा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बदला नहीं। अगर ये पॉइंट ब्राइट है तो हमको हमेशा ये पॉइंट ब्राइट ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो दो लाइट आई उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है कभी बदलेगा नहीं। तो ये वाला पॉइंट हमको हमेशा ब्राइट दिखेगा, ये वाला पॉइंट हमको हमेशा डार्क दिखेगा। तो हमको एक स्टेबल पैटर्न दिखेगा जिसको हम ऑब्जर्व करके स्टडी कर पाएंगे। इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आई? यस सर। अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे तो एक स्टेबल पैटर्न नहीं बनेगा। क्या आपको ये बात समझ आई? यस। यस यस सर। और कोहेरेंट सोर्सेज होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आएगा। एफ ओमेगा टी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। यस सर। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए दो सोर्सेस का, तभी वो कोहेरेंट हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। ठीक है। यश बताओ। हाँ, बोलो यस बोलो। क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर सर। तो इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। सर आज एक के बार लिए वो स्लाइड लगाइएगा, कौन सी? लास्ट वाली। ये है। ये नहीं। हाँ। ये नहीं नहीं, जो अभी आपने पढ़ाई थी। ये हाँ हाँ, ठीक है, हो गया। मैं नोट कर रही थी। समझ आया इतना कि नहीं आया? आ गया, अच्छे ठीक है। से तो आ आज गया। हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताई हैं, कल से हम पहली इसमें बार इतने अच्छे से आया ये क्या चैप्टर। है, पहली बार इतने अच्छे से ये चैप्टर समझ आ रहा है। समझ आ इससे रहा है पहले सारी मैंने ढंग बातें? से नहीं पढ़ा ये चैप्टर। सारी बातें समझ आ रही सारे बच्चों को? ठीक है। यस सर। तो आज हम आरएमएस वैल्यू बता रहे थे, इसलिए हम इसके आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो आज हम बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं ना। पर हमको आरएमएस वैल्यू आज बतानी थी, तो आपको हमने आज ये कॉन्सेप्ट बताने में हमारा टाइम गया काफी। ठीक है। पर कोई बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट था बताना। ठीक है। तो कल हम इसको हम आगे कंटिन्यू यस करेंगे। सर। ठीक है। हाँ बोलो। रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया था बेटा, आज वेव ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट कर दिया है। कुछ बोलो भाई, कोई डाउट? नो सर। पक्का?
चलो Yes, फिर, है ना, sir. गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। बाय।